हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली कूलम्ब्स लॉ चल रहा था। 2 वीडियो आ चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे अभी तक। और मैं होप करता हूं कि आप लोग देख लिए होंगे और आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा उससे, और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी कि 12th में कैसे स्टार्ट करना होता है। और 12th में उन चीज़ों को हम पढ़ रहे होते हैं जो कि हमारी आंखों से नज़र नहीं आती है। बेसिकली 12th और 11th में मेजर डिफरेंस जो होता है ना, वो इसी बात का होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ें हम लोग 11th में पढ़ते हैं वो सब कुछ दिखता है। काइनेमेटिक्स, आदमी भाग रहा है, ऑब्जेक्ट भाग रहा है, भाई कोई चीज़ घूम रहा है, रोटेशन, सर्कुलर मोशन, वर्क डन, ये सब कुछ दिखता है। टेम्परेचर, फ्लूइड। और जैसे ही हम 12th वाले पोर्शन पे आते हैं ना, तो 12th में चीज़ें दिखती नहीं है। जैसे चार्ज हम लोग पढ़े, तो चार्ज क्या दिखता है? क्या नेकेड आई से नहीं दिखता है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, वो सब दिखेगा नहीं। तो उन चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे होंगे जो डायरेक्टली सीधा सीधी हमको दिखाई नहीं देंगे अपनी आंखों से। आ रही बात समझ में? तो उसमें थोड़ी बहुत कठिनाई होती है इमेजिनेशन की, और ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट 12th में ही होते हैं। 11th में ज़्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं और 12th में ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो जो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था वो था कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ में हम लोग नोट का पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट करते करते हम लोगों ने 9 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 10वां पॉइंट की बात थी आज। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th नंबर नोट से। और 10th नंबर नोट क्या था याद करो, हम आई थिंक हेडिंग डलवा के छोड़े हुए थे। 10th नंबर नोट ये था कि कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, ऐसे लिख लो, कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम एंड मीडियम। कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम एंड मीडियम, ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात बताओ कि क्या ये हम लोग कर चुके हैं? तो ऑब्वियस है कि ये हम लोग कर चुके हैं। कितना होता था भाई फोर्स? तो फोर्स क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किसके बीच? दो चार्जेज के बीच का फोर्स लिखा हुआ है। कौन से चार्जेज? या तो पॉइंट चार्जेज होंगे या तो पॉइंट लाइक चार्जेज होंगे। उनके बीच का फोर्स क्या होता है? जबकि जो कि कहाँ रखा हुआ हो, हवा में रखा हुआ हो या फिर वैक्यूम के अंदर रखा हुआ हो, तो उन पे जो फोर्स लगता है वो कैलकुलेशन, उनका मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? सेपरेशन बिटवीन बोथ पॉइंट चार्जेज। Q1 Q2 क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट पॉइंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आ रही बात समझ में? और 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, ये आपको पता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इस सिस्टम ऑफ चार्ज को, जिसमें दो चार्जेज हैं, उनको किसी मीडियम में रख दे तो क्या असर पड़ रहा होगा उस मीडियम का। आ रही बात समझ में? तो चीजें क्या होंगी कि मान लो कि एक मीडियम है और मीडियम के अंदर हम मीडियम बना दिए, ठीक है ना, और मीडियम के अंदर हम चार्ज पार्टिकल्स को रख दे रहे हैं। तो पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं 2 हैं। कौन कौन से हैं? Q1 और Q2। आ रही बात समझ में? और इनके बीच की दूरी है R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ये बताओ कि मान लो कि ये मीडियम पानी ही हो, हम पानी ही मान लेते हैं, कुछ भी मीडियम हो सकता है। तो पानी का फोटो मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसा दिखाई दे रहा होगा? तो ऑक्सीजन होता है और उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ रहता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है, ये न्यूक्लियोफाइल नेचर का होता है, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इस पे क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। यही ऐसे ही तो डेवलपमेंट होता है ना एटम्स के ऊपर। तो ये चीज बताओ कि अगर ये चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और अगर हम ये माने, एक और सिनेरियो देख लेते, उसके बाद हम इस पे आते हैं कि मान लो
कि एक मीडियम है, उसमें सिर्फ एक ही चार्ज रखा हुआ है, एक ही चार्ज रखा हुआ है, और ये चार्ज Q1 है, तो इसके इर्द गिर्द निगेटिव चार्ज क्या सराउंड नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जो मीडियम का पार्टिकल है वो तो यही है ना, मीडियम का पार्टिकल इसी तरीके का है ना, यानी कि चार्ज निगेटिव चार्जेज का, हम दूसरे कलर से बना देते हैं, ये मान लेते हैं Q1 है, निगेटिव चार्जेज का इसके पास सराउंडिंग में आसपास एक गुच्छा तैयार हो जाएगा, जो कि चारों तरफ सिमेट्रिकली घेरे हुए होंगे। अरे बात समझ में, इस चीज को फील करने की कोशिश करो, क्योंकि इस चैप्टर में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चीज़ें दिखेंगी नहीं, लेकिन हमको फील करना पड़ेगा चीज़ों को। देखो क्या बात है कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, जो कि पॉइंट शेप का है, किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो निगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों इकट्ठा होंगे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और वो चार्जेस सिमेट्रिकली सराउंड हो जाएंगे, इसके आसपास इकट्ठा सिमेट्रिकली हो रहे होंगे। कोई बायसनेस नहीं है कि इधर ज़्यादा है इधर कम है, पूरब में ज़्यादा है पश्चिम में कम है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है। क्यों ज़्यादा कम होंगे? क्योंकि चारों तरफ फोर्स तो सेम ही लग रहा है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज ला करके और रख दें, जो कि हम बनाना चाह रहे हैं ये सिस्टम, पहले ऐसा दिख रहा था, पहले किसी चार्ज को रखे तो सिमेट्रिकली सराउंडेड निगेटिवली चार्ज हमको दिखाई दे रहे थे, जो कि पार्टिकल है मीडियम के। अगर हम इसके पास एक और चार्ज लाकर रख दे, ताकि हम ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो क्या, ध्यान से सुनना, क्या ये सिमेट्रिकली जो चार्जेज हैं, वो अगर Q2 को ला कर रख दे तो भी सिमेट्रिकली होंगे क्या? तो ऑब्वियस है कि सिमेट्रिकली नहीं होंगे। इधर साइड में, राइट हैंड साइड में चार्जेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे और इधर कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? कैसा हमको नजर आने लगेगा? हमको ऐसा नजर आने लगेगा कि यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, और निगेटिव चार्जेज जो मीडियम के हैं वो इस तरीके से इसके चारों तरफ नजर आएंगे कि गुच्छा जो है वो इधर ज्यादा होगा और इधर कम होगा। ये सिमेट्रिकली नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट भी तो इस पर पड़ रहा होगा। ये निगेटिव चार्जेज हैं, उनको कुछ को तो ये अट्रैक्ट भी तो कर रहा होगा। तो अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि कुछ चीजें इधर शिफ्ट हो रही होंगी ना। तो क्या हमको दिखाई देगा कि राइट हैंड साइड, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर ज्यादा पार्टिकल नजर आ रहे होंगे निगेटिव चार्ज वाले, और इधर कम पार्टिकल नजर आ रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज वाले। तो हमको अब एक्चुअल सिस्टम पे आते हैं, तो हमको इस पे कैसा नजर आ रहा होगा? इस पे हमको इस तरीके का नजर आ रहा होगा कि इस साइड में ज्यादा निगेटिव चार्जेज हैं और इधर कम निगेटिव चार्जेज। इधर ज्यादा निगेटिव चार्जेज, यानी कि निगेटिव चार्जेज की डेंसिटी इधर की तरफ खिसक गई है। इसकी वजह से अगर ये नहीं रहता तो सिमेट्रिकली सराउंड हुए रहते। अगर ये आ गया है तो पूरे डेंसिटी को थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया अपने तरफ, अट्रैक्शन की वजह से। बस यही इमेजिन करना था और कुछ नहीं। अब कोई बोले कि इस पे फोर्स बताओ,
फोर्स ऑन, क्या कोई पूछे कि बताओ फोर्स ऑन, ऐसे लिख देते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन, या इसको कैसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू, तो अभी भी हम यही लिख रहे होंगे कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहे होंगे कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक पे लगने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ दो की वजह से, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेज। ये भी नोट में लिखवाए हुए हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेज। तो इसकी वजह से लगने वाले फोर्स पे अतिरिक्त जो भी आसपास में चार्जेज हैं उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अगर बात ये की जाए कि आप ये बताइए कि वन पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, वन पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो यहां पे सबसे पहले ये बताओ कि ये फोर्स क्या लग रहा होगा, F1/2, यही लग रहा होगा ना, F1/2। और इधर के तरफ फोर्स कैसा लग रहा होगा, F इंड्यूस्ड, जो कि इस चार्ज जो भी डेवलप हुए हैं इसके आसपास उसकी वजह से, F इंड्यूस्ड, फोर्स इंड्यूस्ड, यानी कि जो निगेटिव चार्जेस है उसको पकड़े हुए हैं ना, इसके घेरे हुए हैं और अट्रैक्ट भी हो रहे हैं इसकी तरफ, तो ये भी फोर्स आया ना। और इंड्यूस्ड फोर्सेज हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये किसी के आने की वजह से प्रकट हुआ है। अगर चार्जेस नहीं रहते, अगर चार्जेस नहीं रहते तो ऐसे एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता ये। यानी कि इंड्यूस्ड चार्जेस कब आते हैं, जब किसी दूसरे के आने की वजह से। इंड्यूस चार्जेस प्रकट तभी होते हैं जब कोई दूसरा चार्ज उसके आसपास में आ जाए और उससे इन्फ्लुएंस होकर के ये चार्जेज इकट्ठा हुए हों। तो अब ये बताओ कि नेट फोर्स ऑन F1 कैसे लिख रहे हो, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कैसे लिख रहे होंगे। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा ये बताओ, नेट फोर्स यही हो जाएगा ना, इस पे इधर के तरफ एक फोर्स लग रहा है और पीछे के तरफ एक फोर्स लग रहा है और ये भारी है, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स तो इधर ही होगा ना, और कितना होगा, F1/2 माइनस F इंड्यूस्ड। क्या हो जाएगा ये नेट फोर्स, किस पे, 1 पे। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस F इंड्यूस्ड बराबर नेट फोर्स ऑन 1। ये बातें हैं, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो लिख ही दिए हैं, ठीक है ना, और हमको पता है 1/2 ये होता है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिखने का तरीका, किसी चीजों को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बोले कि ये लिखा हुआ है 5 में से 3 घटा रहे हैं, तो 5 में से 3 घटा रहे हैं तो हमको मिल रहा है 2, ठीक है ना, 5 में से 3 घटा रहे हैं हमको मिल रहा है 2। कोई आकर के ये कहे कि सर हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, 5 में से 3 घटाएं तो हमको क्या ऐसा मिल सकता है क्या, 5 में से 3 घटाने पर 5 से कुछ कम वाला एंटिटी हमको मिल रहा होगा और हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 5/k, यानी 5 कम हो गया k के फैक्टर से, बस लिखने का तरीका है। और k क्या है यहाँ पे, k क्या है बताओ, 5/2 है, यानी 5 में से 3 घटा है तो 5 घटा ना, और 5 घटा किसके फैक्टर से, k के फैक्टर से, k क्या है 5/2, और यही नहीं आ जाएगा अगर हम k की जगह पे 5/2 पुट कर दिए। तो बस एक तरीका है बोलने का और कुछ नहीं है। तो अगर कोई इसको पढ़े तो क्या बोल सकता है, ये बोल सकता है 5 इज डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ k। क्या बोल सकता है, 5 इज डिक्रीजेज, 5 इज डिक्रीजेज विथ हटा दो, 5 इज डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ k। क्या ये बातें बोली जा सकती हैं क्या कि 5 घट रहा है
ये नहीं बोलेंगे 5 घट रहा है 3 से, 5 घट रहा है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली अगर बात हम इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं जोड़ घटाव में, तो क्या बोल रहे होंगे कि 5 घट रहा है के फैक्टर से घट रहा है। इसी चीज को इंप्लीमेंट हम यहां करते हैं, सेम बात को हम यहां लिख रहे हैं। f1/2 माइनस एफ इंड्यूस्ड क्या है, f1/2 माइनस एफ इंड्यूस्ड बराबर नेट फोर्स ऑन 1। तो क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस एफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन 1 बराबर f1/2 बटे, ये कांस्टेंट हम ले लिए, ई आर हम मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको अभी हम पढ़ रहे हैं ई आर, बाद में बताएंगे इसको क्या होता है। यानी कि ये इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है कि भाई जो वैक्यूम में लगने वाला फोर्स था वो घट रहा है इंड्यूस्ड फोर्सेज से। दूसरा पढ़ने का तरीका कि वैक्यूम में लगने वाला फोर्स घट जाता है ईआर के फैक्टर से, जब भी हम क्या कर रहे होंगे, किसी चार्ज पार्टिकल सिस्टम को वैक्यूम से उठा करके मीडियम में रख रहे होंगे। तो नेट फोर्स घटता है ईआर के फैक्टर से, नेट फोर्स घटता है ईआर के फैक्टर से। कौन सा नेट फोर्स, जो कि वैक्यूम में लग रहा था, देखो वही वाली बात होगी। अब हम इसको और क्या लिखना चाहते हैं, F1 पे नेट फोर्स लिखना चाह रहे हैं, क्या हो जाएगा, F1/2 क्या होता है भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ER भी तो रहेगा। यानी कि ओवरऑल बातें क्या हुई कि वैक्यूम में लगने वाला फोर्स के फैक्टर से कम हो जाता है, और वही फोर्स जो रिजल्टेंट हमको मिल रहा है के फैक्टर से, ER के फैक्टर से कम होने के बाद वही नेट फोर्स होता है। दो बातें हैं इसमें, याद रखना, दो बातें हैं इसमें। अगर कोई पूछे F1 पे बता दो, F1, या फिर कोई पूछे F2 पे बता दो, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन F1 और F2 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 डिवाइडेड बाई ER के फैक्टर से कम हो गया। ये बातें लिख लो। अगर कोई पूछे कि बताओ 2 पे लगने वाला फोर्स 1 की वजह से, तो वो चेंज नहीं होगा, दोनों में अंतर है। सिर्फ 1 की वजह से 2 पे लगने वाला फोर्स, 2 की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स, यानी कि इन दोनों के आसपास का इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियम हो चाहे कुछ भी हो, चाहे वैक्यूम हो चाहे एयर हो। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेज। लेकिन जब भी नेट फोर्स की बात हो रही है, नेट फोर्स में इसका भी फोर्स आ रहा है, इंड्यूस्ड फोर्सेज भी आ रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे कि वैक्यूम में लगने वाला फोर्स से ER के फैक्टर से घट जाता है, और वही बराबर हो जाता है नेट फोर्स के। ये बातें लिख लो। स्क्रीन को पॉज करो और लिख लो। लिख लिए, चलो। अब देखो इसमें जो हम ये लिख रहे हैं ER है क्या। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर कोई मीडियम में Q1 और Q2 को रख दिए हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये होता है
ए को हटाओ, ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जो कि आर दूरी पर है। अगर कोई पूछे कि नेट फोर्स ऑन 1, नेट फोर्स ऑन 2, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1/2 बटे ER, यानी कि ER के फैक्टर से कम हो जाना। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या है? आर फॉर रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसी को हम बाद में कभी कभी किसी किसी चैप्टर में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल रहे होंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल रहे होंगे। अब देखो, ये दोनों मिल करके, ये दोनों को मिला करके हम सिंपली केवल ये पढ़ देते हैं एप्सिलॉन। ये क्या है? एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और क्या रिलेशन है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन रिलेटिव। लिख लो इन बातों को, यही ओवरऑल कहानी है। और चीज़ों को हिंदी में लिख लेना कि अगर हम किसी पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस को मीडियम में रखते हैं तो नेट फोर्स जो होता है वो ER के फैक्टर से कम हो जाता है, लेकिन किसी एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स वही का वही बना रहेगा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेज। ठीक है, ये बातें लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 10वां नंबर पॉइंट था कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है ना। 10वां नंबर पॉइंट था कूलम्ब्स लॉ का, और 10 पॉइंट में कूलम्ब्स लॉ को हम लोगों ने पूरा समाहित कर दिया है, यानी कि सारा कॉन्सेप्ट इसी 10 पॉइंट के अंदर ही है। सारी बात समझ में। अब हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख देते हैं हम
क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ठीक है ना। इसको हम ऐसे रिलेट कर देते हैं, जो जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि मान लो किसी किसी शख्सियत की बात होती है, आ रही बात समझ में, तो हम ये बोलते हैं कि उनका ऑरा, ऑरा की बात हम करते हैं। ऑरा, पर्सोना, तुम लोग वर्ड सुने होंगे। जैसे मान लो कि किसी से तुम मिलने गए, ठीक है ना, किसी शख्सियत, महान शख्सियत की बात हम कर रहे हैं, या फिर किसी सन्यासी संत की बात ले लो, ठीक है ना, हम उनसे मिलने गए, तो जब भी हम उनके आश्रम या फिर वो जहाँ भी रहते हों, जब भी हम जाते हैं तो एक अलग सा अनुभव महसूस हम लोग करते हैं, एक अलग सा एक्सपीरियंस हम लोग गेन करते हैं। जैसे मंदिरों में भी हम लोग जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, ठीक है ना, प्रेयर स्पेस, प्रेयर प्लेस बोल दो उसको, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो एक अलग सी अनुभूति हमको होती है। जबकि हम लोग केवल गए वहाँ पे, ठीक है, तभी से हम लोगों को ऐसा अनुभव होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक पॉजिटिव एरा है उसके आसपास में, पॉजिटिव वातावरण हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव एरिना बोल सकते हैं उसको। तो उसी तरीके से ह्यूमन का ऑरा बोल सकते हो, पर्सोना बोल सकते हो, ठीक है ना, उसका, उससे तुम अट्रैक्ट होते हो या फिर उससे तुम रिपेल होते हो, ठीक है ना, जिससे तुम मान लो कि उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, बिना किसी से गए मिलने, बिना बातचीत के तुमको अच्छा फील हो रहा है। इसका मतलब क्या हो, कुछ बातचीत भी नहीं हुआ, इसका मतलब उसके आसपास पॉजिटिविटी से तुम क्या रूबरू हो गए पहले ही। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में इन बातों को बोल रहे हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज के टर्म में डिफाइंड है, और ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम लोग के आसपास में जो पॉजिटिविटी है, जो वेव जनरेटेड है, ठीक है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आता है। लेकिन जो ऑरा चार्ज क्रिएट करता है, उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसका मतलब वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस। फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे ह्यूमन का ऑरा हम बोल रहे हैं, उससे तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसी तरीके से चार्ज भी एक ऑरा क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। और इन्फ्लुएंस का मतलब या तो वो अट्रैक्ट हो रहा होगा या तो रिपेल हो रहा होगा, यानी कि उस पर अट्रैक्टिव फोर्सेज लग रहे होंगे या फिर रिपल्सिव फोर्सेज लग रहे होंगे। सारी बात समझ में? इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है फिजिक्स की भाषा में? सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगना, या तो उसकी तरफ या फिर उसके अपोजिट, अगेंस्ट। तो फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन स्पेस in which any other charge particle experiences a electrostatic force। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पहले लिख लो, फिर हम आगे बता रहे हैं। इसको लिख लो ढंग से।
चलो, जैसे मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसका नामकरण है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो एक फोर्स अनुभव करेगा। बस इतनी सी बात है। पहले हम लोग क्या बोलते थे? पहले हम लोग ये बोल रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अब हम लोग क्या बोलेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ, अपने स्पेस में, सराउंडिंग स्पेस में। और अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल उस सराउंडिंग के अंदर आया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस दूसरे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगा रहा होगा। यानी कि बात वही है कि मोटा मोटी हम बीच वाली बात को हटा देते और सीधे बोलते हैं कि पहला वाला चार्ज पार्टिकल दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन स्टेप वाइज प्रोसेस है। इसमें यह बोला जा सकता है कि पहले फोर्स आया कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आया। हो सकता है ना, पहले फील्ड आया कि पहले फोर्स आया? भाई तो पहले फील्ड आया, पहले फील्ड क्रिएट हुआ। और ये साइमल्टेनियसली ही हो रहा होगा, ठीक है ना। ये वैसी बात नहीं है कि पहले फील्ड क्रिएट हो गया और फोर्स बाद में लगना शुरू हुआ। ये साइमल्टेनियसली ही हो रहा होगा चीज। लेकिन फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है फील्ड, ठीक है ना। तो भाई ये चीजें तो कहानी के रूप में तो अच्छी लगी सर, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है तो फील्ड को मेजर कैसे करें? सबसे बड़ा चीज तो यही है, सबसे बिग हर्डल तो यही है कि इन्फ्लुएंस तो आप बोल दिए, ऑरा तो आप बोल दिए, पर्सोना तो बोल दिए चार्ज का, लेकिन उसको हम मेजर कैसे करें? ठीक है ना। तो एक चीज देखो कि इसका डिफिनीशन और इसका कैलकुलेशन में अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कहानी थ्योरेटिकल है, ये बस थ्योरेटिकल है, लेकिन ये मैथमेटिकल है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख सकते हो। इससे घबराना नहीं कि सर यहाँ इलेक्ट्रिक है और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिखो, ठीक है ना। और ये प्योर मैथमेटिकल है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि तुमको अपना मास जानना है। क्या जानना है? अपना द्रव्यमान के बारे में जानना है कि कितना यूनिट है। यूनिट मतलब कितना केजी तुम्हारा मास है, ठीक है। तो तुम क्या किए कि गए वेइंग मशीन पर, ठीक है ना, और वेट तौला है, नॉर्मल रिएक्शन तौला है, उसको जी से डिवाइड कर दिए तो हमको मास मिल गया। अब आकर के हमको तुम बोले कि सर हम मास तो कैलकुलेट कर लिए N/G से, अब हम क्या डिफिनीशन भी ऐसा दे सकते हैं क्या कि मास इज डिफाइंड एज नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास की डिफिनीशन क्या ऐसे बनाई जा सकती है क्या? तो मास की डिफिनीशन ऐसे नहीं बनाई जा सकती है। तो सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन
इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सिर्फ एक मैथमेटिकल पार्ट है, इसका इसके डिफिनीशन से सीधा कनेक्शन है ही नहीं। कोई मास का डिफिनीशन पूछे तो मास का डिफिनीशन हम इस तरीके से बता ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे उनका मान क्या है, क्योंकि भाई फिजिक्स में चीजें आ रही हैं तो बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स तो अधूरा ही है। हो ही नहीं सकता है कि भाई वहाँ पे फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी आया है और उसको हम NU से रिप्रेजेंट ना करें, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का सीधा मतलब ही यही होता है कि भाई तुम उसको NU से रिप्रेजेंट करो। NU का मतलब क्या हुआ? NU का मतलब क्या हुआ कि एक नंबर हो और साथ में यूनिट हो। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम NU से रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका मेजरमेंट जो हो रहा होगा वो जिस फॉर्मूले से हो रहा होगा उससे इसको डिफाइन नहीं हम करेंगे। भले हम वहां पे लिख देंगे कि मैथमेटिकल टर्म में ये डिफिनीशन है, ठीक है ना, लेकिन वो एक्चुअल डिफिनीशन नहीं है, वो सिर्फ एक और सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कितनों को बात ये समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही होंगी तो फिर से बैक जाना और वहां से देखना और थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो सोचने की क्षमता जो तुम्हारे तरफ से भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं और तुम मुंह बाके एकदम सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह एकदम सुनते जा रहे हो, तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। ये नहीं कि थ्योरी है तो बस सुन के काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लॉजिकल भी है। आ रही बात समझ में? इसका एग्जाम्पल हम बस इसलिए लिए हैं ताकि दोनों को रिलेट कर सके कि भाई इसका कैलकुलेशन एक अलग पार्ट है, इसका डिफिनीशन एक अलग पार्ट है, और डिफिनीशन के लिए हम ये सब कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इन्फ्लुएंस है, दूसरे चार्ज को एक स्पेस में क्रिएट होता है, अदृश्य शक्ति है जो कि दूसरे चार्ज को आने पर फोर्स लगाती है। आ रही बात समझ में? और कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे? कैलकुलेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट चार्ज क्या हो जाता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पॉजिटिव, क्या लिख लोगे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पॉजिटिव 1 कूलम टेस्ट चार्ज। ये कैलकुलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज का क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 1 कूलम। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज Q दिए हुए, इसकी वजह से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है, ठीक है ना, उस सब जगह है, चारों तरफ 3D फिगर है, ठीक है ना, बाहर भी, अंदर भी, ऊपर भी, नीचे भी, ये फैला हुआ है। जैसे लाइट है, एक मान लो कि लाइट सोर्स यहाँ रख दे तो कैसे लाइट फैल जाता है चारों तरफ, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया होगा। यानी कि क्या फैल गया होगा? इसका ऑरा फैल गया होगा, इसका इन्फ्लुएंस फैल गया होगा। अब उस फील्ड के अंदर, उस साम्राज्य के अंदर हम किसी चार्ज को ला करके रखें तो उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन हम किसी चार्ज को नहीं ला के रखेंगे। हम किस चार्ज को ला के रखेंगे? 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला करके रखेंगे। यानी कि हमको चाहिए कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा r दूरी पर किसी पॉइंट P पर।
हम क्या कर रहे होंगे, हम वहाँ पे 1 कूलम का चार्ज, पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखेंगे और इससे पूछेंगे कि तुम बताओ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो बाबू। तो ये बताएगा कि सर मेरे ऊपर फोर्स जो लग रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना, फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू दिस चार्ज विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना हो जाएगा, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा के क्यू 1/r², यानी क्या हो जाएगा के क्यू बाई r²। तो मैथमेटिकली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी पॉइंट चार्ज हैविंग चार्ज q विल बी के क्यू बाई r²। आ रही बात समझ में, लिख लो इन बातों को। ये डिफिनीशन नहीं है, याद रखना, ये कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव 1 कूलम टेस्ट चार्ज। ये वही वाली बात होगी कि मास इज डिफाइंड एज नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन हम लोग लिखते हैं और चीजें चलती हैं, किताब में भी लिखी हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, ये मैथमेटिकल पोर्शन हो गया। मैथमेटिकल पार्ट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो थ्योरेटिकल पार्ट था। तो दोनों को हम लोग अलग अलग मान के चलेंगे। और जब भी मान लो कि बोर्ड वगैरह में अगर तुम 12th में होगे, अगर तुम 12th में होगे और बोर्ड का एग्जाम देने गए और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ दिया जाए तो सब कुछ लिख देना। अरे बात समझ में, कैलकुलेशन अलग से लिख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा लिख देना, फिर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब लिख देना। फिर 1.5 पेज 2 पेज तो ऐसे ही भर जाएगा, चित्र बना देना। अरे बात समझ में, लिख लो इसको। अब देखो थोड़ी सी बात हम यहाँ पे करके एंड करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस टूट जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, अरे बात समझ में, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, और हम ये पॉइंट P ले रहे हैं और इसको हम फिक्स्ड मान रहे हैं, ये फिक्स्ड कोई चार्ज है, और यहाँ पे पॉइंट P है, इसकी बात हो रही है। तो हम सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई r², ठीक है ना, के Q1 Q2 बाई r²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि Q2 पर लगने वाला फोर्स कितना है, के Q1 Q2 बाई r² है ना, यानी Q2 कूलम पे इतना फोर्स, तो 1 कूलम प्लस का 1 कूलम पे कितना फोर्स, तो के Q1 Q2 बाई r² इंटू Q2। अरे बात समझ में, देखो ये क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इससे ये कट जाएगा ना, तो क्या हमको मिला, ये मिला। ये क्या है, बेसिकली यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो के Q1 बाई r² ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये जो आइटम लिखा गया है के Q1 बाई r² ही तो E लिखा गया है,
तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर क्या लिखा गया है, EQ2। और ध्यान से देखना, फोर्स बराबर क्या लिखा गया है, EQ। जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर फॉर्म में बराबर E वेक्टर फॉर्म में Q। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से यहाँ पे लिखा गया है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है वो किसकी वजह से है, Q को छोड़ के इसके सराउंडिंग में दुनिया जहां में जो भी चार्जेज है उनकी बात चल रही है। अब फोर्स किसकी बात चल रही है, फोर्स किसकी बात चल रही है, फोर्स चल रही है 2 की। यानी कि ये क्या है, फोर्स ऑन फोर्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q, इस फोर्स की बात चल रही है। यानी इस पे लगने वाला चार्ज, इस पे चार्ज Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये E क्या है, E इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all the charges except this Q। इसका मतलब ये हुआ कि Q पे लगने वाला फोर्स F कैलकुलेट होगा E इंटू खुद का Q। E क्या है, दुनिया जहां के चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड Q पर इंटू Q। आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। और अगर कम भी समझ में आ रहा होगा तो बार बार देखना है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चीज़ों को समझना है, बिना समझे हो नहीं पाएगा। और एक बार समझ में आ जाएगा तो मज़ा आने लगेगा, चीज़ें साफ दिखनी हो जाएंगी, पूरा क्लैरिटी समझ में आने लगेगा। जैसे होता है ना कि जो भी धुंधला धुंधला सा थोड़ा सा दिख रहा होगा ना, वो भी स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जब कोई चीज स्पष्ट दिखने लगता है ना, तो और अच्छा लगने लगता है, और उत्सुकता होती है कि थोड़ा सा और पढ़ा जाए, और पढ़ा जाए। आ रही बात समझ में? तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्स ऑन Q बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज इनटू Q। लिख लो। और यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे होंगे। पीछे का भी लिख लेना, हम हट जाते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना, ये भी हम लगा देते हैं, ये भी स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना, हम हट जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जाना, थोड़ा बहुत क्या, बहुत कुछ ही जान लिए हम लोग। और ये भी जान लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या अंतर है। वो एक मैथमेटिकल पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थ्योरी है। और फिजिकल क्वांटिटी की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आ रही बात समझ में? और किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, KQ/R²। R² क्या होता है, ये भी हम लिख देते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना, उसी तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं कि कोई चार्ज Q है, इसकी वजह से R दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी ध्यान रखना, आगे हम बता रहे होंगे इन चीज़ों को। अभी तो बस ये हम सीख रहे हैं कि ये होता क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या होता है। तो बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो क्या होता है, KQ/R²। R² क्या है, इस पॉइंट से उस चार्ज का सेपरेशन। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। और ये बातें लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है ना, क्या लिख लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो हो ही गया, वेक्टर में क्या होता है, दोनों होता है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और मैग्नीट्यूड की बात हो ही गई। अब मैग्नीट्यूड और भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे, मैग्नीट्यूड में पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, चार्ज बॉडी के कारण, क्योंकि बॉडी भी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, चार्ज बॉडी, स्टैंडर्ड जो चार्ज बॉडी हम लोग पढ़ रहे होंगे, जैसे सेमी इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, उसकी वजह से और भी होंगे, ठीक है ना, रिंग, उसकी वजह से। और डायरेक्शन अभी हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन भाई किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है ना। तो ये बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, तब तक पढ़ते रहो और चीज़ों को बार बार पढ़ने की कोशिश करो। पहली बार पढ़ रहे होगे तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन रुचि को बनाए रखना है, इंटरेस्ट को तोड़ना नहीं है, लगे रहना है। लगे रहोगे तो चीज़ें आसान होंगी, और भागने से चीज़ें और छूटती चली जाएंगी और हर्डल क्रिएट होते जाएगा। इसीलिए पढ़ते रहो। थैंक यू।